आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं। आपने देखा होगा बड़े गाजे बाजे के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ऑफिसर्स, उनका खुद का पर्सनल स्टाफ, ये सारे लेकर दावोस गए और दावोस जाकर ये वो बता रहे हैं कि 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में आने वाला है। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस प्रतिवर्ष होती है जनवरी में। अभी आप देखिए 2023-24 में 3,60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात आई थी जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे। उनको हटाकर फिर देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने। 2024-25 में 15 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कही और अभी 30 लाख करोड़ की बात कही है। मुझे बताइए, पूरे भाजपा के खेमे में इतना इफिशिएंट, इतना कार्यक्षम मुख्यमंत्री या नेता भाजपा में कोई है क्या, जिसने पूरी राजनीति महाराष्ट्र की अपने हाथ में ले रखी है और अर्थनीति में भी उसके बराबर आज भारत में बीजेपी के पास कोई नहीं है। तो क्या ये प्रधानमंत्री बनने के लिए 30 लाख करोड़ बताए जा रहे हैं? क्या ये जो इन्वेस्टमेंट आई है उस इन्वेस्टमेंट के पीछे बिटवीन द लाइंस क्या है, यह बताया गया है? अगर 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और पिछले 3 साल में अगर देख लिया जाए तो करीब करीब 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, जो विच इज इक्वल टू महाराष्ट्र जीडीपी। इसका मतलब यह है, इतने इफिशिएंट है ये कि महाराष्ट्र सरकार पे जो 10 लाख करोड़ का कर्जा है वो भी खत्म हो जाएगा। किसानों की कर्जा माफी करनी है वो भी हो जाएगी। और हमारी जो लाड़की बहना है, आप क्या लाडली कहते हैं, मराठी में लाड़की बहन कहते हैं, तो लाडली बहना जो है उसको भी 2100 रुपए दे देंगे ये। तो बताओ ना, योगी जी है इतने एफिशिएंट, मोदी जी है इतने एफिशिएंट, और बाकी के मुख्यमंत्री के नाम तो जो राजनीति में है एक्टिव उनको भी पता नहीं क्या नाम है। तो हमारे देवेंद्र कितने इफेक्टिव है, जो उन्होंने बताया है उस पर से आप समझ सकते हो। लेकिन कुछ सवाल कांग्रेस के हैं इसमें। अभी तक जो आपने एमओयूज किए हैं, एमओयूज है ये, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक कागज का होता है, ऑफर लेटर होती है। तो कितने एमओयूज जो है वो कन्वर्ट होकर प्रोडक्शन शुरू हुआ है? आपने जितने रोजगार निर्माण की बात कही थी, कितने रोजगार निर्माण हुए हैं और कितने लोगों को आपने लैंड पार्सल दिया है? हमारा चौथा और अहम सवाल है जो मैं आपके माध्यम से उन्हें पूछना चाहूंगा कि कितनी कंपनीज जिनके साथ आपने एमओयू किया है लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है? मेरी जानकारी यह है 70 से 80% इसमें की कंपनीज जो है वो लिस्टेड नहीं है। कुछ उदाहरण देना चाहूंगा मैं। एक नमन बिल्डर है, उन्होंने $15 बिलियन यानी 1500 करोड़ का एमओयू किया है। उनका नाम है हर्ष शाह। कैपेसिटी नहीं है उनकी, कैसे इंप्लीमेंट होगा? सौरभ बोरा है, उनका वर्थ है 4,500 करोड़ और उन्होंने एमओयू किया है 45,000 करोड़ का। भूलना मत, 45,000 करोड़ का किया है। अभी हमारे एक महाराष्ट्र के एक नासा से आए थे, काफी उनका नाम हुआ था। महाराष्ट्र के मेरे जो पत्रकार बंधु है वो जरूर उनको जानते होंगे। दराडे, बाड़ा साहेब दराडे नाम है उनका। वो मिल जाएंगे आपको मंत्रालय के इर्द गिर्द महाराष्ट्र के। उन्होंने 20,000 करोड़ का कोल गैसिफिकेशन का एमओयू किया था।
मेरे ही विदर्भ में, चंद्रपुर जिले में, भद्रावती में। उसका क्या हुआ? मानगांव, कोंकण, यहां 2500 एकड़ जमीन दीघी पोर्ट में है, वो अब तक बेच नहीं पाए। मेरे विदर्भ में 1000 एकड़ का टेक्सटाइल पार्क, जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है देवेंद्र फडणवीस जी का, वो 3 साल में कुछ नहीं कर पाए हैं। तो मेरा 5वां सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र के एमआईडीसी के पास, सिडको के पास और एमएमआरडीए के पास कितनी जमीन उपलब्ध है? महाराष्ट्र में उनकी खुद का नागपुर शहर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में है, और मेरे सौभाग्य से मेरे घर के पास ही बन रही है वो स्मार्ट सिटी। अब मैं ढूंढ के परेशान हूं पिछले 10 साल से। आप चाहो तो आप आइए, मैं टाइगर सफारी भी ले जाऊंगा आपको वहां से। 6 सैंक्चुरीज है, शेर भी दिखा दूंगा। स्मार्ट सिटी दिखी तो सबको सफारी फ्री। वैसे तो हिंदुस्तान में कई स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं देंगी। कंसेशन देने के नाम पर इलेक्ट्रिसिटी कंसेशन में ड्यूटी फ्री करते हैं सिर्फ। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक टैरिफ वाला स्टेट महाराष्ट्र बनाकर रखा है, 16 रुपए तक है। आप देखिए, तमिलनाडु देखिए, आंध्र प्रदेश देखिए, कहीं पर भी कुछ नहीं है। तो यह सवाल है कि क्या आपके पास जमीन है? आपने जितने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उसमें लिस्टेड कंपनीज कितनी है? कितनों को आज तक अपने लैंड दी है, प्रोडक्शन शुरू हुआ है, कितने रोजगार निर्माण हुए हैं? वैसे दुनिया में एक ऐसा उद्योगपति है जो सबसे अमीर है लेकिन जो सबसे कम रोजगार पैदा करता है, उसका नाम है गौतम अदानी। उसको सब दे रहे, गढ़चिरौली का दे दिया, सब हसदेव जंगल का भी दे दिया। तो हमारे महाराष्ट्र में मैग्नेटिक महाराष्ट्र नाम का एक प्रोग्राम 2018 में हुआ था, फरवरी में। उसमें भी 16 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, तो 50 में 16 और जोड़ दो, 66 लाख करोड़ हो जाते हैं। 8 लाख रोजगार निर्माण होने वाला था। अकेले पूना में 32 लाख किसानों के बच्चे पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन और वो बाकी एग्जाम्स जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। हर साल कोई ना कोई मोर्चा वो लोग करते हैं, रोजगार क्यों पैदा नहीं हो पाया है। तो ये झूठ क्यों? हमारे दावोस में जाने के खिलाफ नहीं है हम। उद्योग लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए, लेकिन ये झूठ फरेब क्यों परोसा जाता है और ये झूठ क्यों बोला जाता है? और 2 साल में 3 लाख करोड़ से आप 30 लाख करोड़ तक पहुंच गए, तो वो दिखता क्यों नहीं है जमीन पर? मैग्नेटिक महाराष्ट्र का क्या हुआ? उसमें जो प्रोजेक्ट आए हैं उनको लैंड पार्सल मिला क्या? उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया क्या? तो इसका सवाल जो है वो कुछ भी नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत उदाहरण है। मेरे पास ये चार्ट है, इस चार्ट में आप देखोगे तो अभी तक जमीन नहीं मिली है। एक एक पन्ना दिखाता हूं मैं आपको, मराठी में लिखा हुआ है, आप ट्रांसलेट कर सकते हो। प्रलंबित यानी अब तक मिली नहीं, अब तक मिली नहीं, मिलेगी, जमीन मिलेगी, जमीन मिलेगी। तो ये सब जो झूठ परोसा जा रहा है, क्या इनसे बड़ा प्रधानमंत्री के लायक कोई कैंडिडेट हो सकता है? और अगर ये 30 इतनी 66 लाख करोड़ की अगर 4-5 साल में इन्वेस्टमेंट आई है, तो लाडली बहना को 2100 मिलना चाहिए, किसानों की कर्जा माफी होनी चाहिए। 10 लाख करोड़ का जो कर्जा है महाराष्ट्र पर, वो कर्जा नहीं होना चाहिए। तो जो 5-6 सवाल आपके माध्यम से मैंने उपस्थित किए हैं, मैं चाहूंगा कि वो इसका जवाब दें। और कितनी कंपनी सही में बाकी देशों से आई है, कितने कंपनियों के एमडीज, डायरेक्टर्स हमारे महाराष्ट्र के ही है या बाहर के हैं, कितनी कंपनी लिस्टेड है,
हमारे हिसाब से 70 से 80% कंपनीज लिस्टेड नहीं है। मैग्नेटिक महाराष्ट्र का क्या हुआ, और उसके बाद मैग्नेटिक महाराष्ट्र क्यों हुआ नहीं? क्या ऐसा है कि वाइब्रेंट गुजरात जब तक नहीं होगा तब तक मैग्नेटिक महाराष्ट्र नहीं होना चाहिए? यह दबाव है और इसलिए नहीं हो पा रहा है? यह हमारे कुछ सवाल है। आपके सवाल मराठी नंतर, मराठी उधर करेंगे, महाराष्ट्र सदन में। नहीं नहीं नहीं, यहां पर वो एआईसीसी में मराठी में प्रेस नहीं हो सकती। आपके सवाल। नहीं ठीक है, वो डावोस में जाके साइन करे, न्यूयॉर्क में जाके साइन करे, हमें इन्वेस्टमेंट दिखाओ। क्या उन्होंने 1500 करोड़ का आपके साथ एमओयू किया है? क्या उनकी आर्थिक स्थिति वो है? क्या वो रजिस्टर्ड है? हमें ये बताएं। एक सुयश अग्रवाल जी है, उन्होंने 100 करोड़ की उनकी कैपेसिटी है और 4000 करोड़ का उन्होंने एमओयू किया है, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी का कहना यह है कि जो इंटरव्यू उन्होंने एक चैनल को दिया उसमें उन्होंने कहा है कि 60% एफडीआई बाहर से आता, इसलिए हमें डावोस में आके एग्रीमेंट करना पड़ता है। वैसे तो हर हफ्ते कैबिनेट मीटिंग में लोढ़ा जी, मंगल प्रभात जी बाजू में ही बैठते हैं, तो वो वहां जाकर करे नहीं करे, फायदा हो देश को, महाराष्ट्र को फायदा हो, महाराष्ट्र इकोनॉमिक इंजन है देश का, लेकिन ये फरेब क्यों? ये सवालों के जवाब दें। सर, इस सब्जेक्ट से अलग मेरा सवाल है। कल मनरेगा कार्यक्रम में राहुल गांधी की तस्वीर आई थी। शिवराज सिंह चौहान का एक ट्वीट है, उन्होंने कहा है कि जिस वक्त मनरेगा बिल संसद में पारित हो रहा था पूरा देश देख रहा था और राहुल गांधी जो है विदेश के दौरे पे भ्रमण कर रहे थे, और यही कारण है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पतन हो रहा है कि उनको चीजें पता नहीं होती और इस तरह का ढोंग जो है वो कांग्रेस पार्टी करती है। उन्होंने ट्वीट करके मैं आज केवल और केवल दावोस में जो खिलवाड़ हुआ है, जो झूठ फरेब परोसा गया है, उसकी ही बात करूंगा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। शिवराज सिंह का सच्चाई जो है वो कैग ने रख दी है सामने। मेरा सवाल ये आपसे कि जैसा आपने कहा कि महाराष्ट्र में बिजली सबसे ज्यादा महंगी है, 16 रुपए का शायद आपने जिक्र किया। 12 से 16 रुपए। 12 से 16 रुपए वो कंजम्पशन के हिसाब से होता है। कंजम्पशन नहीं तो, लेकिन ये बिजली दर जो है वो आपने डोमेस्टिक की बताई है या कॉमर्शियल बताई है? क्यों अगर इतनी महंगी बिजली है। जब मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल होता है। कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल है। इसमें दो टाइप का होता है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल होता है, एग्रीकल्चर होता है, और एक होता है डोमेस्टिक। मैं यहाँ समझना चाहता हूँ, आपके माध्यम से समझना चाहता हूँ कि बिजली जो है हर व्यक्ति की नेसेसिटी है, और ये हमको और आपको सबको पता है कि पूरे देश को कि अडानी की बिजली बांग्लादेश में भी जा रही है। तो क्या बांग्लादेश में उन्हीं अडानी की बिजली सस्ती मिल रही है हमारे मुंबई के लोगों की तुलना में? सबसे ज्यादा महंगी, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। हाँ। तो इंडस्ट्री की बात यह है कि इंडस्ट्री को सबसे महंगी बिजली जो है वो महाराष्ट्र में मिल रही है। महाराष्ट्र में ग्रीन इनिशिएटिव काफी बड़ी बात हुई है, लेकिन इंप्लीमेंट हुआ क्या? दिसंबर 2026 तक 16,000 मेगावाट प्रोडक्शन हो जाना चाहिए था, अब तक 3,000 भी नहीं हुआ है। एचवीडीएस के पॉलिसी का क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो बातें तो बड़ी बड़ी हो रही है, और बिजली जैसे व्यक्ति की जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत इंडस्ट्री की है। बिजली के बिना तो इंडस्ट्री खड़ी हो ही नहीं सकती। तो यह सच्चाई है। मैं माफी चाहूंगा भाई साहब, ये जो है सवाल, ये मैं दावोस के बाहर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि ये देश में जो बेरोजगारी बेताशा बढ़ी है और जो इंडस्ट्री के नाम पे आज पूरे भारतवर्ष में एक साल में केवल 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, और मेरे महाराष्ट्र में 30 लाख करोड़ के एमओयू की बात हो रही है। 4-5 साल में 66 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। वो कहते हैं कि 83% इन्वेस्टमेंट जो है महाराष्ट्र में आ रहा है। तो इसकी बात तो पहले हो जाए ना। डाइवर्शन करके क्या फायदा है? क्योंकि बेरोजगार जो है वो मर रहा है रोजगार के लिए, हाथ पैरों में संकल बांध के उनको भेजा, डिपोर्ट किया जा रहा है। आज भी आप देखिए जाकर यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में आईसीटी क्या कर रही है। सवाल आज बेरोजगारी का है, रोजगार का है। मेरा जो युवा बेरोजगार है
उसे रोजगार तो नहीं लेकिन झूठ परोसा जा रहा है। तो सवाल ये आज बहुत अहम है बाकी कोई भी सवालों से। देखो, लाइफ साइंसेस की पॉलिसी जाके तेलंगाना गवर्नमेंट वहां डिक्लेयर करती है। तेलंगाना गवर्नमेंट वहां पर जाकर कॉरिडोर्स बनाती है आउटर रिंग रोड और रीजनल रिंग रोड के बीच में। वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, एमएसएमई का हब होगा, उसके बाद एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होगी। एआई की पॉलिसी वहां जाके डिक्लेयर करते हैं और एआई को और लाइफ साइंसेस को, थेरापेटिक्स और अलग अलग फार्मास्यूटिकल्स में जो है वो दुनिया का हब बनाना चाहते हैं, वो पॉलिसीज वहां बताते हैं। मुझे बताओ क्या तेलंगाना के हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी ने कुछ ऐसा गलत बताया है? कर्नाटक वाले भी गए, तमिलनाडु वाले भी गए, करीब करीब 10 स्टेट जो है वो गए हैं, लेकिन सबने वहां अपनी पॉलिसीज, हम क्या दे सकते हैं दुनिया को, इन्वेस्टमेंट क्यों आना चाहिए, इसकी बात की है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट की बात हुई है ये फरेब है ना। कोल गैसिफिकेशन का प्लांट क्यों नहीं लगा अब तक? कौन सा प्लांट लगा है? मेरे यहां किसानों की जमीन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ एकड़ की जमीन 25,000 में इनको दी है रामदेव बाबा जी को, अब तक वो प्लांट शुरू नहीं हुआ है। फैक्ट है, नागपुर के मिहान में। तो आपके पास लैंड कितनी है, आपने लैंड कितनी दी है, कितना प्रोडक्शन शुरू हुआ है, सवाल ये है। आप देखिए तेलंगाना ने वहां पर जाकर क्या बात किया है। पॉलिसी रखी है उन्होंने रखा है कि ये हमारे जोन्स होंगे, हम ये देंगे। छोटी इकोनॉमी है महाराष्ट्र के सामने, उनका जीडीपी 3.5 लाख करोड़ का है, हमारा जीडीपी 50 लाख करोड़ का है, लेकिन उन्होंने पॉलिसी दी है। हमारे पुणे से उद्योग जा रहे हैं बाहर वापस। ये तो खुद डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा वाटोळ झालं, सब खत्म हो रहा है। तो ये सवाल है। अभी किसी भी फिगर पर भरोसा करना यानी अपने आप को धोखा देना है। आईएमएफ ने खुद कहा कि ये सी ग्रेड में है, यानी आप फ्रॉड अकाउंटिंग करते हो। आपका रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में कितना अंतर है? 7.4 और 10.52 11%, लेकिन आपका इन्फ्लेशन कितना है? 0.74%। ये भी मैच नहीं होता है। आपका कोर सेक्टर केवल 3.7% से ग्रो कर रहा है, आपके यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, लेकिन इकोनॉमी 7.4% से ग्रो कर रही है। कैसे भरोसा करोगे? तो आप मुझे जो पूछ रहे हो वो जमाना गया कि आंकड़े मिलते थे, चर्चा होती थी, मीडिया दिन दिन भर। अगर 91 रुपये हुआ है, 58 रुपये में अगर हम आईसीयू में थे, तो 91 रुपये में तो घाट पे पहुंच गए हम। तो हम तब चर्चा करेंगे जब एक आध बैंक डूब जाएगी। तो सवाल इकोनॉमी को लेकर बहुत गंभीर है, सवाल रोजगार पैदा करने पर बहुत गंभीर है, और आप चिढ़ा रहे हो युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को। इतना कुछ हो रहा है और सामने कुछ दिख नहीं रहा होते हुए। गवर्नमेंट जॉब्स नहीं निकल रहे, बेतहाशा फ्रॉड हो रहे, और रोजगार कुछ नहीं आ रहा है, और दवोस में जाके आप 30 लाख करोड़ की धौस दे रहे हो। तो इनसे एफिशिएंट कोई प्राइम है क्या? प्राइम मिनिस्टर लग के लायक कैंडिडेट देवेंद्र फडणवीस से देखिए आप। आप समझ लो, मैंने कह दिया अभी। मैं देखिए, इस देश में एक मुख्यमंत्री है योगी जी, उन्होंने कहा मणिकर्णिका घाट में एआई का झूठ बता रहे। कल हमारे महाराष्ट्र के लोग पहुंच गए, धनगर समाज के, वहां नाव से पहुंच गए और दिखा दिया, उन्होंने लाइव कर दिया। थैंक यू। He was in Kerala today and he has attacked the Congress party, saying that it should be named as MMC, which is Muslim League Maoist Party. What's your response to that? See, I will stick to Davos only. I will stick to investment thing only. नहीं ठीक है, it's fine. It's fine. उन्होंने महाराष्ट्र में एमआईएम के साथ गठबंधन किया है, वो पूछ लेना उनको।